हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स फॉर 2 अगस्त। गाइस इनको जरूर से जरूर कवर कीजिएगा, जिससे कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स जितने भी होंगे उन सभी में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से जरूर कवर करिएगा। कोई भी डाउट आता है, कोई भी सेशन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि सारी चीज़ें आप समझ पाएँ, सारी चीज़ें पढ़ पाएँ। और गाइस बताना चाहूँगा साथ साथ इन वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने जितने भी आप ग्रुप्स में अटैच्ड हैं, जितने भी ग्रुप्स आप ज्वाइन कर रखा है आप लोगों ने, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए जो मिनी टेस्ट सीरीज़ है वो भी चल रही है, प्रिपरेशन ग्रुप भी चल रहा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रही है। अगर आप चाहते तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है, एक पॉलिटिकल टसल की बात की जा रही है जो पोडू कल्टीवेशन पे है। अब देखिए पोडू कल्टीवेशन क्या चीज़ है, ये तेलंगाना से न्यूज़ आ रही है। जिस तरह से हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम झूम खेती कहते हैं, झूम कल्टीवेशन कहते हैं। उसी प्रकार से जिस तरह से झूम कल्टीवेशन या झूम खेती नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में होती है, उसी प्रकार से पोडू खेती है ये आपके तेलंगाना में होती है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मूव लैंडलेस नॉन ट्राइबल फार्मर्स एंगेज्ड इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देखिए क्या हो रहा था कि ऐसे कुछ भूमिहीन किसान हैं या नॉन ट्राइबल फार्मर्स हैं, यानी कि वो जनजातीय नहीं हैं और वो किसी जंगल क्षेत्र के अंदर रहकर वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि एक ऐसी खेती जहाँ पे एक जंगल का कुछ जो एरिया होगा उसको साफ़ कर दिया जाएगा, उसमें से पेड़ काट दिए जाएंगे, वहाँ पे खेती की जाएगी। उसके बाद जब वो उपज उसकी ख़त्म हो जाएगी उस ज़मीन की, तो वहाँ से वो जाके फिर दूसरे एरिया में कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो तेलंगाना का जो जंगल का एरिया था वो बहुत तेज़ी से घट रहा था, वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, यानी कि पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो अब उस चीज़ से बचने के लिए और उस चीज़ को रोकने के लिए ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि उनको उन जंगलों के अंदर ना रख के उन जंगलों का जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, यानी कि जो परिधीय क्षेत्र हैं, उनको वहाँ पे रखा जाए। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाया जा रहा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ रेड फ्लैग्ड एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स बाय नॉन ट्राइबल्स। उनका कहना यह है कि एनक्रोच कर लिया गया है, यानी कि उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया है जंगलों के ऊपर नॉन ट्राइबल्स के द्वारा, हु आर इंडल्जिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि जो पोडू खेती है उसको प्रैक्टिस करते हैं। द गवर्नमेंट नाउ वॉन्ट्स टू शिफ्ट आउट ऑल फार्मर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द पेरिफ्री बाय लॉटिंग लैंड्स टू देम फॉर कल्टिवेशन। तो अब सरकार का सोचना ये है, वो चाहती है कि सभी किसानों को जो जंगल है जंगल के परिधीय क्षेत्र में ले आए, ना कि जंगल के अंदर रहें, वो जंगल के परिधि क्षेत्र पे आ जाएं, पेरीफ्री पे आ जाएं, और उनको ज़मीन अलॉट कर दी जाए जिससे कि वो वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकें, खेती कर सकें। ट्राइबल फार्मर्स हु हैव बीन ट्रेडिशनली कल्टिवेटिंग फॉर डेकेड्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस ड्राइव अगेंस्ट इलीगल एनक्रोचर्स। उनका कहना यह है कि जो ट्राइबल फार्मर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये काम सिर्फ नॉन ट्राइबल फार्मर्स के लिए है, यानी कि जो जनजातीय नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ इन फैक्ट गिवन लैंड ऑनरशिप टाइटल्स टू ट्राइबल्स, जबकि उन्होंने तो ट्राइबल्स को ज़मीन के पट्टे भी दे दिए हैं, यानी कि जो ज़मीन का लैंड का जो ओनरशिप टाइटल है वो भी दे दिया गया है। तो ट्राइबल फार्मर्स जो हैं, यानी कि जो जनजातीय किसान हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो गैर जनजातीय किसान हैं उनको कहा जा रहा है कि आप जंगल के अंदर ना खेती करके जंगल के बाहर खेती करें। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें तो झूम खेती जो होती है वो एक प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो है, पहाड़ी राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे की जाती है। एंड पीपल इन्वॉल्व इन सच कल्टीवेशन आर कॉल्ड झूमिया, और जो लोग इस चीज़ों में यानी कि झूम कल्टीवेशन जो किसान करते हैं, जो लोग करते हैं, उनको झूमिया कहा जाता है। द प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स क्लियरिंग वेजिटेटिव ऑब्लिक फॉरेस्ट कवर ऑन लैंड ऑब्लिक स्लोप्स ऑफ हिल्स, ड्राइंग एंड बर्निंग इट बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून एंड क्रॉपिंग ऑन इट देयर आफ्टर। तो यानी कि वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जंगल का टुकड़ा लेंगे, उस जंगल के टुकड़े पर जो भी पेड़ होंगे या हरियाली होगी उसको सबको ख़त्म करेंगे और उस एरिया को आग लगा देंगे, जिससे कि उस पर खेती करने के लायक वो बन जाए। फिर उस पर खेती करेंगे, 2-3 साल उस पर खेती कर सकते हैं, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आप खेती कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो खेती करने लायक नहीं रहेगा, उसमें से उपज नहीं आएगी, तब उस ज़मीन को खाली कर दिया जाएगा और कहीं और चले जाएंगे। कुछ दूरी जाने के बाद फिर वो वापस ऐसे पेड़ काटेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप पेड़ जितनी स्पीड से काट रहे हैं उतनी तेज़ी स्पीड से आपके पेड़ उग नहीं पाएंगे। आफ्टर हार्वेस्ट दिस लैंड इज़ लेफ्ट फैलो एंड वेजिटेटिव रीजनरेशन इज अलाउड ऑन इट टिल द प्लॉट बिकम्स रीयूजेबल फॉर सेम पर्पज इन अ साइकिल। तो जब वहाँ से खेती हो जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद उसको खाली छोड़ दिया जाएगा। मीनवाइल द प्रोसेस इज रिपीटेड इन अ न्यू प्लॉट
डेजिग्नेटेड फॉर झूम कल्टीवेशन ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर। और फिर अगले साल वो किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे और वहाँ की ज़मीन क्लियर करेंगे और उसी प्रकार से वहाँ पे भी खेती करेंगे। इनिशियली व्हेन झूम साइकिल वाज लॉन्ग एंड रेंज फ्रॉम 20 to 30 ईयर्स द प्रोसेस वर्कड वेल। पहले क्या होता था, पहले झूम साइकिल जो थी वो लंबी हुआ करती थी और एक झूम साइकिल 20 से 30 साल तक चलती थी। तो ये प्रोसेस सही से काम करता था क्योंकि इतने पौधों को और जंगल को टाइम मिल जाता था कि वो रीजनरेट हो सकें। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और ज़मीन पे जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो झूम साइकिल जो पहले 20-30 साल तक चला करती थी, अब एक साइकिल 5 से 6 साल तक ही चलती है। अगर एक साइकिल 5 से 6 साल तक ही चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी अगर पेड़ कटेंगे तो पेड़ों को जो उगने में जो टाइम लगता है वो तो बहुत ज़्यादा लगता है, तो उतने में वो नहीं कवर कर पाएंगे और इससे सारे जो पेड़ हैं या सारे जो जंगल हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एज पर रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओनली 5% ऑफ हाउस होल्ड्स हैव बीन रिपोर्टेडली एंगेज्ड इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द कंट्री। तो अब अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखें यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में केवल 5% परिवार ऐसे हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हैं। द परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर झूम कल्टीवेशन इज़ 5 इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि 5% की अगर हम बात करें कि 5% एरिया ऐसा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो झूम कल्टीवेशन के अंदर है और 0.5% ऐसा है जो सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट पे। अब देखिए अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में क्या क्या झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या क्या कहा जाता है वो समझ लेते हैं एक बार। कि अगर हम झूम देखें तो झूम कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट भारत में, फिर वेवर और दहिया कहा जाता है बुंदेलखंड के रीजन में, दीपा कहा जाता है बस्तर में, जारा और एरका कहा जाता है सदर्न स्टेट्स में यानी कि जो भी तमिलनाडु हैं कर्नाटका केरला उनमें, उसको बतरा कहा जाता है राजस्थान में, पोडू खेती कहा जाता है तेलंगाना में, कुमारी कहा जाता है केरला में, और जो कामन है विंगा है और एक हावी है ये कहा जाता है उड़ीसा में। और अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में क्या क्या कहा जाता है, तो जिस तरह से भारत में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम खेती कहते हैं उस तरह से वियतनाम के अंदर रे कहा जाता है, मेडागास्कर के अंदर तवी कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मसोल, इंडोनेशिया में लडांग, फिलीपींस में केंग, वेनेजुएला में कोनुको, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, थाईलैंड में तमराई, श्रीलंका में चेना और म्यांमार में तोंगिया। तो ये अलग अलग नामों से शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो भारत में झूम खेती बेसिकली हम कह सकते हैं कि बेसिकली भारत के अंदर जो फेमस है वो झूम खेती है। इस तरह से अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है GS2 से अगली न्यूज़ आ रही है, द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट्स एंड बेल ऑर्डर्स। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ केस चल रहे थे इनके पीछे, पिछले दिनों भी न्यूज़ कवर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस दी हैं अरेस्ट्स के लिए और बेल ऑर्डर के लिए, यानी कि किस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा और किसको बेल पे छोड़ा जाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ डायरेक्शंस दी हैं, उनको देखते हैं। 11 जुलाई को एक डिवीजन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस CBI में ये कहा है कि अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द CRPC 1973, तो अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए, यानी वो तरीके से होना चाहिए सेक्शन 41 और सेक्शन 41 के हिसाब से जो कि CRPC 1973 के हिसाब से है। These guidelines are in addition to the earlier ones which the Apex Court had already laid down in the case of अर्णेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। तो जो अर्णेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है 2014 के, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके अलावा ये एक्स्ट्रा गाइडलाइंस हैं जो अब उन्होंने सत्येंद्र कुमार एंटिल वाले केस में दी हैं। द कोर्ट इन द प्रेजेंट केस हैज़ ऑल्सो एम्फेसाइज्ड अपॉन सेपरेट लेजिस्लेशन ऑन द लॉ रिलेटिंग टू बेल एंड हैज़ ऑल्सो इशूड स्पेसिफिक डायरेक्शंस इन दिस रिगार्ड। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह भी कहा है कि एक अलग से लेजिस्लेशन आना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा जो इस चीज़ पे कानून बने कि बेल कैसे दी जाएगी, यानी कि हमने अरेस्ट तो कर लिया अगर किसी पर्सन को, उस पर्सन को बेल कैसे दी जाएगी, तो उसके लिए एक सेपरेट कानून होना चाहिए। जो ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से बेल नहीं मिलनी चाहिए। 16 जुलाई को व्हेन द CGI क्वेश्चन अगेंस्ट हेस्टी एंड इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट्स ही फर्दर कमेंटेड ऑन द डिले इन बेल्स एंड द प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है भारत के रमना जी जो हैं, उनका कहना ये है, एनवी रमना का, 16 जुलाई को उन्होंने ये कहा है कि भारत में बहुत तेज़ी से और बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट वे में हम अरेस्ट करते हैं, यानी कि अंधाधुंध गिरफ्तारी हम करते रहते हैं जल्दबाजी में और अंधाधुंध गिरफ्तारी हम करते हैं। अगर इस तरह से गिरफ्तारी की जा रही है तो उनका कहना ये है कि
जितनी तेज़ी से आप गिरफ्तारी कर रहे हो फिर उतनी तेज़ी से बेल भी दो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो बेल का सिस्टम है वो बहुत डिले कर देते हैं उसमें, यानी कि बेल्स मिलने में बहुत डिले होती है। और जो कई कैदी हैं वो तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, यानी कि उनका केस अभी तक सुना भी नहीं जाता कोर्ट में और उनको अरेस्ट किए हुए बहुत टाइम हो जाता है, कहीं कहीं साल निकल जाते हैं। तो पर्सन कैसे अरेस्ट किया जाता है अगर हम देखें तो अरेस्ट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज डिफाइंड एज व्हेन वन इज टेकन एंड रीस्ट्रेन फ्रॉम हिज लिबर्टी। अरेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया इसका मतलब मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जो उसकी लिबर्टी थी, उसकी आज़ादी थी, उससे उसको हटा दिया कि आप अपनी आज़ादी एंजॉय नहीं कर सकते। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करके आप लॉकअप में डाल देंगे, यानी उसका आर्टिकल 19 जो था राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वो नहीं कर सकता वो, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं कह सकता, और कई सारी चीज़ें हैं, यानी कि राइट टू इंटरनेट है अगर हम देखें तो वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और अगर उस टाइम पे इलेक्शन भी हो रहे होंगे तो वो राइट टू वोट का जो उसका हक है वो भी वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो यानी कि अगर किसी पर्सन को आपने अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट होते ही उसके कई सारे फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ब्रीच हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। द पुलिस हैज़ वाइड पावर्स टू अरेस्ट अंडर द CRPC 1973। तो पुलिस के पास काफ़ी पावर्स हैं। इन द जोगिंदर कुमार 1994 वर्डिक्ट, कोर्ट हैड स्टेटेड दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन पुलिस लॉकअप ऑफ अ पर्सन कैन कॉज इनकैलकुलेबल हार्म टू द रेप्यूटेशन एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ पर्सन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1994 का जो जोगिंदर कुमार वर्डिक्ट था उसमें यह भी कहा था कि अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट वे में अरेस्ट करते हैं किसी पर्सन को और बाद में कहते हैं कि भाई ये पर्सन तो सही था, ये पर्सन तो एक्यूट हो गया, ये पर्सन को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन इस बीच जिस टाइम वो जेल में रहा उसकी छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, चाहे वो उस कोर्ट के द्वारा बेकसूर ही साबित क्यों ना हो गया हो। लेकिन अगर वो बेकसूर साबित हो गया है तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं दिलाता कि उसकी जो रेस्पेक्ट थी समाज के अंदर वो भी वापस आ जाएगी। तो यानी कि एक समाज की, एक सोसाइटी की जो इमेज है वो ऐसी बनी हुई है, अगर कोई भी पुलिस के चक्कर में पड़ता है या अरेस्ट होता है इसका मतलब उसने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत ही किया होगा, चाहे उसको गलती से ही अरेस्ट क्यों ना किया गया हो। इसलिए कोर्ट का कहना ये रहता है चाहे हज़ार जितने भी गुनहगार हैं वो बच जाएं, लेकिन एक सही व्यक्ति को कभी भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर एक सही व्यक्ति को सज़ा हो जाती है तो वो एक बहुत ही गलत इंप्रेशन रहेगा उस पर्सन की लाइफ में भी और सोसाइटी में भी। फर्दर इन द केस ऑफ अर्नेश कुमार द एपेक्स कोर्ट हैड राइटली ऑब्जर्व दैट अरेस्ट ब्रिंग्स ह्यूमिलेशन, curtails फ्रीडम एंड कास्ट स्कार्स फॉर एवर। तो उनका कहना यह है कि अरेस्ट होने की वजह से जो गिरफ्तारी है, यानी गिरफ्तारी क्या करती है, एक तो अपमान लाती है, यानी कि आपको जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील होगा, स्वतंत्रता को कम कर देती है, आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी और एक हमेशा के लिए एक धब्बा बन जाता है आपके ऊपर, एक निशान डाल देती है, जिससे कि एक जीवन भर जितने भी आप जिएंगे आगे, एक जीवन भर ये रहेगा कि भाई इस पर्सन को अरेस्ट किया गया था। इन रिसेंट टाइम्स देयर हैव बीन सेवरल कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द अरेस्ट एंड सब्सिक्वेंट बेल ऑफ एक्यूज्ड पर्सन्स। तो सेक्शन 41 और 41 ये क्या है अगर हम देखें तो सेक्शन 41 जो है कोड का ये प्रोवाइड करता है फॉर द सर्कमस्टेंसेज इन विच अरेस्ट कैन बी मेड बाय द पुलिस विदाउट अ वारंट। तो बिना वारंट के पुलिस कैसे अरेस्ट कर सकती है वो 41 में कहा गया है। और 41A कहा गया है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ नोटिस टू बी सेंट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट। तो 41A के अकॉर्डिंग देखिए 41 के अकॉर्डिंग बिना नोटिस के आप अरेस्ट कर सकते हैं। 41A में आप पहले नोटिस भेजेंगे उसके बाद अरेस्ट करेंगे। द कोर्ट स्टेटेड दैट एनी डिरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द एजेंसीज हैज़ टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द हायर अथॉरिटीज बाय द कोर्ट। अब गाइडलाइंस क्या है बेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिगार्डिंग बेल कोर्ट हैज़ मेड अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑबिटर दैट द या आर्बिटर होगा दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे कंसिडर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेपरेट इनैक्टमेंट। तो कोर्ट का कहना यह है कि जो भारत की संसद है, भारत की पार्लियामेंट है, इंडियाज पार्लियामेंट, वो एक नया बिल लेके आया है जो बेल के प्रोविजंस अपने अंदर रखता हो और भारत में बेल किस तरह से मिलेगी उस चीज़ के बारे में बताए। एज पार्ट ऑफ द न्यू गाइडलाइंस इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट देयर नीड नॉट बी एनी इंसिस्टेंस ऑन अ बेल एप्लीकेशन वाइल कंसिडरिंग द एप्लीकेशन। अब ये अलग अलग सेक्शंस के तहत अगर कुछ भी इंसिस्टेंट होगा बेल एप्लीकेशंस के लिए, कुछ भी काम होगा तो उसको नहीं सुना जाएगा। It's a clear direction of the court that bail applications ought to be disposed of within a period of 2 weeks। और ये भी कहा गया है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर जितने भी बेल की एप्लीकेशन आती है उन सबको ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर किसी पर्सन को बेल देनी है तो 2 हफ्ते के अंदर, जैसे वो एप्लीकेशन देता है 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसको बेल मिल जानी चाहिए। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट एप्लीकेशंस फॉर एंटिसिपेटरी बेल आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स। और जो एंटिसिपेटरी बेल होता है, अग्रिम जमानत होती है, उसके लिए 6 हफ्तों का समय दिया गया है कि 6 हफ्ते अग्रिम जमानतों के लिए, यानी कि एंटिसिपेटरी बेल्स के लिए। फिर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की अगर बारे में देखें तो क्या कहा है कोर्ट ने, द हाई कोर्ट्स हैव बीन डायरेक्टेड बाय द एपेक्स कोर्ट टू आइडेंटिफाई अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हु कैन नॉट कंप्लाई विद बेल कंडीशंस। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दी है
कि आप अपने अपने राज्यों में अपने अपने जुरिस्डिक्शंस में ये देखो कौन कौन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो बेल की कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहे। क्योंकि कुछ लोग इसलिए जेल के अंदर पड़े हुए हैं, इसलिए अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं क्योंकि जो बेल की शर्तें हैं वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे। बेल की शर्तें ये हो सकती हैं कि या तो आपको कोई श्योरिटी बॉन्ड देना होगा, कुछ पैसों का बॉन्ड देना पड़ता है। अगर मान लेते हैं जो भी लोग हैं जो गिरफ्तारी हुई है जिनकी, अगर वो गरीब व्यक्ति है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बॉन्ड भर सके। अगर वो बॉन्ड भर सके और पैसा नहीं दे पाएगा तो उसके एवज में ये कहा जाएगा कि तुम्हें एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ेगा। मान लेते हैं किसी को 20,000 रुपये देने हैं और वो नहीं रह पाएगा, नहीं दे पा रहा है 20,000 रुपये, तो उसको कह देंगे या तो 20,000 रुपये दे दीजिए बेल के लिए, नहीं तो आगे 1.5 साल की सज़ा और काट लीजिए। तो वो उसको मजबूरन 1.5 साल और जेल में रहना पड़ेगा एज़ कम्पेरिजन टू कि वो 20,000 रुपये का बॉन्ड भरवा दे, क्योंकि उसके पास 20,000 रुपये है ही नहीं। आफ्टर डूइंग सो एप्रोप्रिएट एक्शन विल हैव टू बी टेकन इन द लाइट ऑफ सेक्शन 440 ऑफ द कोड, जिससे कि वो पर्सन को रिलीज मिल सके। नेक्स्ट आता है गुजरात। देखिए ड्राई गुजरात है। ड्राई गुजरात का मतलब ये है कि गुजरात में जो लिकर है, जो दारू है, शराब है, वो बैन है। लेकिन वहाँ पे इसको बैन होने के साथ साथ वहाँ पे एक दिक्कत क्या आ जाती है कि लोग सस्ती दारू के चक्कर में रहते हैं, जिसको हूच कहा जाता है। और वो, अब देखिए दारू क्या होती है, यानी कि शराब जो पीते हैं वो क्या होती है, वो होती है इथेनॉल। जो पीने वाली शराब होती है उसको इथेनॉल कहते हैं, जो मारने वाली शराब होती है उसको मीथेनॉल कहते हैं। यानी अगर आप मीथेनॉल पी जाओगे तो आप मर जाओगे, लेकिन अगर आप इथेनॉल पियोगे तो ठीक है। आप नॉर्मली जो लोग दारू पीते हैं वो इथेनॉल पीते हैं। तो मीथेनॉल आप ऐसे ध्यान रखो कि मैं से मरना और मैं से मीथेनॉल, तो मीथेनॉल पियोगे तो मर जाओगे और इथेनॉल पियोगे तो जी जाओगे, ऐसे कुछ भी आप याद रख सकते हैं इसको ध्यान रखने के लिए। तो जो मीथेनॉल है, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मिथेनॉल पी लिया, यानी कि मिथाइल अल्कोहल पी लिया, और मिथाइल अल्कोहल पीते ही उनकी डेथ हो जाती है। कई सारे लोग थे, 35-36 लोग थे जिनकी डेथ हो गई गुजरात में। तो इसका बेसिकली जो इसका मतलब है बताने का न्यूज़ का, वो ये है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि वहाँ पे लोगों ने क्या पिया उसकी वजह से डेथ हुई। इंपॉर्टेंट ये है कि मिथेनॉल पीते हैं या इथेनॉल पीते हैं, कौन सी चीज़ क्या इफेक्ट करती है बॉडी पे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। साइंस परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और आगे जो पॉलिसी मेकिंग है आपकी उसमें भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ नो राइट टू क्लेम पोस्टिंग ऑफ चॉइस। देखिए हाई कोर्ट का कहना ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ये कोई चॉइस नहीं है कि वो अपनी जो पोस्टिंग है वो अपनी इच्छा से ले कि मुझे पोस्टिंग यहाँ चाहिए या वहाँ चाहिए। अगर सरकार के द्वारा उसकी पोस्टिंग किसी जगह पे की गई है तो उसको मजबूरन वहाँ जाना पड़ेगा, वो वहाँ पे अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा नहीं कर सकता। द हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिजेक्टेड अ पिटीशन बाय एन इंडियन एयरफोर्स एयरमैन सीकिंग टू बी पोस्टेड इन दिल्ली ऑन कंपेशनेट ग्राउंड्स। तो देखिए IAF के यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो एक पर्सन थे, एयरमैन थे, उनका कहना ये था कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पे उनकी पोस्टिंग दिल्ली हो जानी चाहिए, क्योंकि उनकी शादी को कुछ टाइम हो गया और उनकी वाइफ वहीं रहती हैं, वो दिल्ली में टीचर हैं, तो वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वाइफ के साथ एक जो कंजुगल लाइफ है वो नहीं जी पा रहे हैं। बेंच ऑफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ एंड जस्टिस सौरभ बैनर्जी सैड एज पर रेलेवेंट रूल्स द हस्बैंड एंड वाइफ कुड बी पोस्टेड एट द सेम स्टेशन फॉर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। अब देखिए सरकार के द्वारा ऐसे कानून तो बने हुए हैं कि अगर मान लेते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो ऐसा कर दिया जाएगा कि जहाँ पे हस्बैंड की जॉब है वाइफ को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या जहाँ पे वाइफ है हस्बैंड वहाँ आ सकता है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट कोई क्लेम नहीं कर सकता। ये सरकार का रूल ऐसा है कि आप अगर एलिजिबल हैं और अगर आपके जो बॉसेस हैं वो आपसे खुश हैं, तो वो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दें और आप कैसे ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन आप गवर्नमेंट पे या इसके चक्कर में आप कोर्ट में नहीं जा सकते और क्लेम नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है SBI को एक नया सर्कल चीफ मिला है दिल्ली में। तो कल्पेश के अवासिया जो हैं उन्होंने चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट संभाली है SBI के न्यू दिल्ली सर्कल के। मिस्टर अवासिया ने SBI को ज्वाइन किया था PO के रूप में 1988 में, और 34 साल के कैरियर में वो इतना ऊपर तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है। कोविड-19 के बाद में ये कहा जा रहा है कि जब कोविड-19 की वैक्सीन लग गई हैं, कोविड-19 की वैक्सीन लगने के बाद जो महिलाएँ हैं, जो लेडीज़ हैं, विमेन हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ डिस्टर्बेंस आया है क्या। तो उसके ऊपर एक स्टडी की गई है और ये पाया गया है कि उनकी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, जो हर महीने होती है, उस साइकिल में डिस्टर्बेंस आ गया है थोड़ा सा। द पेपर बाय कैथरीन MN ली एटॉल का मतलब यहाँ पे अमंग अदर्स US बेस्ड रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये कहा है एंड द कंप्लेंट्स ऑफ एक्सेसिव और अनएक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आफ्टर द कोविड-19 इनॉक्यूलेशन। तो ये कहा है कि कुछ लोगों के जब कोविड-19 की वैक्सीन लगी तो उसके बाद से एक तो उनकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका जो खून है वो बहा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, और अनएक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई, यानी कि उस टाइम का समय नहीं था उनका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने का, लेकिन फिर भी उनकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स थे कोविड-19 वैक्सीन के। Generally, changes to menstrual bleeding are not uncommon or dangerous. Attention to these experiences is necessary to build trust in medicine. देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि
वैसे तो इससे इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, लेकिन फिर भी जो विमेन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो। नेक्स्ट आता है लंपी स्किन डिजीज़ किल्स 1500 एनिमल्स इन गुजरात। तो गुजरात में एक लंपी स्किन डिजीज़ हुई है, जो कि एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से हो रही है, जिसके वजह से करीब करीब 1500 से ज़्यादा जानवर वहाँ मर गए हैं। ओवर 1500 एनिमल्स, जो कि जैसे कि काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं, यानी कि गाय हैं, भैंसे हैं, वो मर गए हैं गुजरात में लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती है, और ये मॉस्किटोज़ की वजह से हो रही है या मच्छरों की वजह से हो रही है, जो कंटामिनेटेड फूड को और पानी को खाते हैं और बाद में इन जानवरों को काटते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वायरस है वो उनकी बॉडी में चला जाएगा, गाय भैंसों की बॉडी में, और उससे क्या होगा, उनकी डेथ हो जा रही है। नेक्स्ट आता है रशिया टू लीव ISS बिल्ड ऑन स्पेस स्टेशन। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि रशिया ने कहा है कि वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको छोड़ देगा और अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा। तो रशिया विल पुट आउट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024 एंड फोकस ऑन बिल्डिंग इट्स ऑन ऑर्बिटिंग स्टेशन। तो अब तक ये कहा जा रहा था US के द्वारा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हम चाह रहे हैं कि इसको 2030 तक कंटिन्यू किया जाए। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, ये 1998 के आसपास में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जिससे कि एक परमानेंट एक मैंड बॉडी ऊपर रखी जाए आसमान में, यानी कि 400 किलोमीटर ऊपर, जो धरती के चक्कर लगाएगी और थोड़े से ऑब्जर्वेशंस करने में मदद करेगी। तो रशिया ने 2024 में कहा है कि 2024 में वो इससे बाहर निकल जाएगा और अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। स्पेस स्टेशन इज़ जॉइंटली रन बाय द स्पेस एजेंसीज ऑफ रशिया, US, यूरोप, जापान एंड कनाडा। तो रशिया की जो रॉसकॉस्मोस जो है रशिया की स्पेस इंडस्ट्री, उसके बाद फिर US की नासा हो गई, फिर यूरोपियन हो गया, जापानीज़ है जाक्सा, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। तो ये सभी एजेंसीज जो हैं मिलके ISS को चलाती है। द फर्स्ट पीस वाज पुट इन ऑर्बिट इन 1998 एंड द आउटपोस्ट हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली इनहेबिटेड फॉर नियरली 22 साल से। 22 साल से लगातार ISS के अंदर कोई ना कोई आदमी रहता है। ऐसा नहीं हुआ है कि ISS कभी भी खाली रहा हो या उसमें कोई भी पर्सन ना रहा हो। इट इज़ यूज टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च इन जीरो ग्रेविटी एंड टेस्ट आउट इक्विपमेंट फॉर फ्यूचर स्पेस जर्नीज। इट टिपिकली हैज़ अ क्रू ऑफ 7 का क्रू होता है लगभग, जो कुछ महीने वहाँ पर रहते हैं, जो कि धरती से ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर वो धरती के चक्कर लगाता है। इस टाइम पे अगर हम देखें तो 3 रशियंस हैं वहाँ पे, 3 अमेरिकन्स हैं और एक इटालियन पर्सन है, यानी कि 7 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इस टाइम पे वहाँ पे हैं। नेक्स्ट आता है रेयर फ्लाइट ऑफ अंटार्कटिकाज लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस। अब देखिए, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से न्यूज़ है। अंटार्कटिका की एक पक्षी है, छोटी सी पक्षी है, लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस। ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वैसे तो अंटार्कटिका में रहती है, लेकिन ये अभी हाल ही में तमिलनाडु का जो समुद्री तट है, तमिलनाडु का जो कोस्ट है, वहाँ पाई गई है। अब ये इतने 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके कैसे पहुँची, कहाँ से पहुँची, ये तो नहीं बता सकते, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। लेकिन अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है कि जो अंटार्कटिका का पक्षी है वो इतना लंबा ट्रैवल करके तमिलनाडु कोस्ट पर कैसे पहुँच गया। रामेश्वरम एंड एडजॉइनिंग आइलैंड्स ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क ऑन द एडम्स ब्रिज, यानी कि राम सेतु पे, वो अपने आप में एक यूनिक मरीन इकोसिस्टम है। बट द रीजन ग्रैब्ड द अटेंशन ऑफ इंटरनेशनल रिसर्चर्स एज एशियाज़ पहली साइटिंग, यानी पूरे एशिया में पहली बार देखा गया है ऐसा कि लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस जो है, जो कि एक नेटिव स्पीशीज़ है अंटार्कटिका की, वो यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। द साइटिंग फर्स्ट एशियन रिकॉर्ड ऑफ लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड, तमिलनाडु, इंडिया, यानी कि रामेश्वरम आइलैंड से पाई गई हैं। द रिकॉर्ड फ्रॉम द पार्क बे साइट ऑफ रामेश्वरम आइलैंड इज सिग्निफिकेंट एंड इज थ्रोज ऑफ न्यू चैलेंजेस टू रिसर्चर्स वंस दीज अंटार्कटिक बर्ड्स माइग्रेट टू एशिया। यानी कि अगर ये इन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, तो रिसर्चर्स के सामने एक बड़ी चुनौती और आ जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इतने 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके नीचे अंटार्कटिका से ऊपर के रीजन में आ रही हैं। The light mantle albatross with broad pelagic habits maintains a circumpolar distribution in the southern ocean, यानी कि पूरा सदर्न ओशन में या जो अंटार्कटिका का एरिया है वहाँ पे ये लोग रहते हैं। इट ब्रीड्स ऑन सेवरल सब अंटार्कटिक आइलैंड्स, जैसे कि अंटार्कटिका के जो आइलैंड्स हैं, जैसे कि मैकरे आइलैंड्स हैं, हार्ट आइलैंड है, मैकडोनल्ड्स आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर साउथ जॉर्जिया आइलैंड, ये ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है साउथ अफ्रीका का। आइल्स कर्यूलन है और आइल्स क्रोजेट है फ्रांस का। फिर ऑकलैंड, कैंपबेल, एंटीपोर्ट्स आइलैंड है न्यूजीलैंड का। तो वहीं उन सब जगहों पे रहती हैं। स्पीशीज़ फोरेज ओवर कोल्ड अंटार्कटिक वाटर्स एज फार साउथ एज द पाक आइस इन द समर, और ये नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ है IUCN की लिस्ट में। और जो लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस है, इसकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन देखी जाए 1998 के हिसाब से तो करीब करीब 21,600 है। लेकिन ये डेटा बहुत पुराना है, 1998 का डेटा है, तो यानी कि इसके ऊपर इसके डेटा को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ब्लैक फीवर और कालाजार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है, तो साइंस की न्यूज़ होगी बेसिकली यहाँ से आपकी GS3 में कि ब्लैक फीवर या कालाजार जो बीमारी है वो क्या है, जो कि वेस्ट बंगाल के 11 जिलों में पाई गई है।
तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के, जो कि ज़्यादातर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे हिस्से, यानी कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्दर्न ज़िले हैं स्टेट के, वहाँ पे 65 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं कालाजार के। अब जैसे कि चाहे वो दार्जिलिंग हो, मालदा हो, उत्तर दिनाजपुर है, दक्षिण दिनाजपुर है और कालिम्पोंग है, तो वहाँ पे ये मिले हैं। ब्लैक फीवर मेनली ट्रांसमिटेड बाय बाइट्स ऑफ सैंड फ्लाइज इन्फेक्टेड विद द पैरासाइट लीशमैनिया डोनोवानी। तो ये जो सैंड फ्लाई होती है, एक मच्छर होता है, एक उस मच्छर के काटने की वजह से होता है, जो मच्छर लीशमैनिया डोनोवानी एक पैरासाइट है, इससे अफेक्टेड होगा और जब वो किसी पर्सन को काटेगा तो उसको ब्लैक फीवर या कालाजार हो जाएगा। तो वाइसिरल लीशमैनियासिस ऑल्सो नोन एज कालाजार अपने आप में एक फेटल डिजीज़ है, यानी कि जान ले लेती है, इतनी खतरनाक बीमारी है। और 95% केस ऐसे होते हैं अगर जिनमें ट्रीट नहीं किया जाए, ढंग से ट्रीटमेंट ना मिले पर्सन को, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो 95% केसेस में डेथ हो जाती है अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो। अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर बाउट्स ऑफ फीवर, यानी कि अलग अलग तरीके से बुखार हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, लीवर, अनीमिया। मोस्ट केसेस ऑफ कालाजार अकर इन ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका एंड इन इंडिया। तो ब्राज़ील हो, चाहे ईस्ट अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केस होते हैं। तो वाइसरल लीशमैनियासिस रिमेन्स वन ऑफ द टॉप पैरासिटिक डिजीज विद आउटब्रेक एंड मोर्टेलिटी पोटेंशियल। इट इज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है, और फीमेल जो सैंड फ्लाई है वही काटती है, मेल नहीं काटते कभी भी। द डिजीज़ अफेक्ट्स सम ऑफ द पुअरेस्ट पीपल एंड इज एसोसिएटेड विद मैल न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात है, ये जो बहुत गरीब लोग हैं और जो बहुत ही मैल न्यूट्रिशन लोग हैं, यानी कि जिनको खाना वगैरह ठीक से नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा, उनको ज़्यादा ये काटती हैं, ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। लीशमैनियासिस इज ऑल्सो लिंक्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, बिल्डिंग ऑफ डैम, इरीगेशन एंड अर्बनाइजेशन। कालाजार के बारे में देखें तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका कैसे हम इलाज का पता लगाएंगे और इलाज कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस इज मेड बाय कंबाइनिंग क्लिनिकल साइंस विद पैरासिटोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि टेस्ट किए जाएंगे। बेसिकली बात यह है कि टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या ये डिजीज़ है या नहीं है। ट्रीटमेंट किया जाएगा सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि टाइप ऑफ डिजीज़ क्या है, कॉन्कोमिटेंट पैथोलॉजी क्या है, पैरासाइट कौन सी है, और जोग्राफिक लोकेशन क्या है, यानी कि आपकी जोग्राफी से भी डिपेंड करता है कि आपका इलाज किस तरह से होना है। लीशमैनियासिस अपने आप में एक ट्रीटेबल बीमारी है, यानी इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको इम्यूनो कॉम्पिटेंट सिस्टम चाहिए, यानी कि जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सके, कि जो अगर आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना देगी दवाई, वही इसके जो वायरस है उससे लड़ पाएंगी और वो फिर आप जीत पाएंगे, यानी कि जो आपकी बॉडी है वो जीत पाएगी और वो हार जाएगा। ऑल पेशेंट्स डायग्नोज्ड एज विद वाइसरल लीशमैनियासिस रिक्वायर प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना कामयाब नहीं होगा ये ट्रीटमेंट। तो एज पर WHO ये हम देख चुके हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखें तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे करें। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लीशमैनियासिस रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज, यानी कि इंसान के लेवल पे, एनिमल रिजर्वायर के होस्ट पे ये सब देखना पड़ेगा हमको कि वहाँ पे क्या क्या हमें किस तरह से प्रिवेंट करना है। पहली बात तो अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि अगर किसी पर्सन को हो गया तो जल्दी से ही हम पता लगा लें। फिर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यानी उसको ट्रीटमेंट दें जिससे कि वो जो बीमारी है वो ज़्यादा ना बढ़े और वो ऐसी स्टेज में ना पहुँच जाए कि अब वो मर ही जाएगा। फिर वेक्टर कंट्रोल, यानी कि जानवरों को कंट्रोल करना है, मच्छरों को कंट्रोल करना है। अगर मच्छर कंट्रोल हो जाएंगे, मच्छरों की पॉपुलेशन कम होगी, तो वो इंसानों को काटेंगे ही नहीं। फिर कंट्रोल मेथड्स इंक्लूड इंसेक्टिसाइड स्प्रे, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, है ना। तो हम सब की बात की जा रही है कि भाई आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे मारें कि जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं, मच्छर हैं, वो मर जाएँ, या नेट्स हों ऐसे कि वो जिससे कि जो मच्छर हैं वो उनको कवर ना कर पाएँ, यानी कि मच्छरदानी जो है वो कवर ना कर पाएँ। इफेक्टिव डिजीज सर्विलांस इज इंपॉर्टेंट टू प्रॉम्प्टली मॉनिटर एंड एक्ट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। कंट्रोल ऑफ एनिमल रिजर्वायर की बात की जा रही है, जो एनिमल रिजर्वायर है उसको कंट्रोल करना है। सोशल मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप मोबिलाइजेशन, और एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की बात भी की जा रही है कि जो एजुकेशन है इसके बारे में जो नॉलेज है वो भी लोगों तक होनी चाहिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर किसी की गलती से ये हो जाए तो कैसे डॉक्टर को अप्रोच करना है। नेक्स्ट आता है व्हाट्स कॉजिंग यूरोप्स वाइल्ड फायर। अब देखिए यूरोप में पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा आग लग रही थी, ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, ग्रीस हो या फिर स्पेन हो, सभी कंट्रीज जो ऐसे थे जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट था डेडली वाइल्ड फायर का। तो ये क्यों हो रही है, क्या वजह है इसका, वो समझने की कोशिश करते हैं। द कॉन्टिनेंट्स सो कॉल्ड रूरल एक्सोडस सिंस द सेकेंड हाफ। अब देखिए दिक्कत क्या रही है यूरोप के अंदर कि यूरोप में जो शहरीकरण है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसके वजह से जो गांव हैं वो खाली हो गए हैं और सारी पॉपुलेशन शहर में आके रह रही है। यानी कि गाँव में चेक करने के लिए नहीं है कि वहाँ पे क्या है, तो गांव में जब चेक करने के लिए नहीं है तो वहाँ पे जो जंगल हैं वो अपने आप उग रहे हैं, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे सूखी पत्तियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिर रही हैं, तो उनका डिस्पोजल भी नहीं हो पा रहा और उनमें आग लग जाती है। द कॉन्टिनेंट्स सो कॉल्ड रूरल एक्सोडस सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी एज यूरोपियंस मूव्ड टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ
हैज़ लेफ्ट सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ कंट्री साइड नेगलेक्टेड एंड वल्नरेबल। कंट्री साइड का मतलब होता है गाँव। तो गाँव का बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि नेगलेक्टेड कर दिया गया है, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है और उसको पीछे ऐसे छोड़ दिया गया है। वुडलैंड यानी कि जंगल इज़ लिटर्ड विद कंबस्टिबल मटेरियल। जो जंगलें हैं वो पूरा का पूरा लिटर्ड हैं यानी कि फैली हुई हैं किसके साथ, कंबस्टिबल मटेरियल के साथ, यानी कि ऐसे मटेरियल के साथ जिसकी वजह से उसमें आग लग सकती है। दैट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक डेड ट्री ट्रंक्स, फॉलन ब्रांचेज, डेड लीव्स और डेसिकेटेड ग्रास, यानी कि सब जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, टूटी हुई टहनियाँ होती हैं, ये सब गिरी हुई हैं जिसकी वजह से उनमें बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से आग लग जाती है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग का फैक्टर इन द वाइल्ड फायर्स, बिल्कुल सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग तो फैक्टर है ही। तो क्लाइमेट चेंज हैज़ एडेड अ स्कैरी न्यू डायमेंशन टू वाइल्ड फायर्स एंड मेड देम मोर मीनेसिंग। दैट इज़ स्पेशली ट्रू इन सदर्न यूरोप। देखिए सदर्न यूरोप की बात की जाए, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, सूखा पड़ रहा है और बहुत तेज हवा चल रही है, और जिसकी वजह से वहाँ पे समर्स में वाइल्ड फायर होना एक नया नॉर्म सा बन गया है कि ये तो होगा ही होगा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 44th चेस ओलंपियाड हो रहा है तमिलनाडु में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक मेडल विनिंग नेशन की अगर बात करें तो रशिया एंड चाइना नॉट इन द मिक्स, सम फर्स्ट टाइमर्स कुड ऑक्यूपाई द पोडियम। तो ये कहा जा रहा है कि जो रशिया और चाइना है कि ये इसमें नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ और देश के जो लोग हैं वो भी इसमें जीत सकते हैं। और रीजन इन द न्यूज़ देखें तो मीना रीजन देखिए अभी न्यूज़ में था, अभी कुछ जो यूपीएससी का इस बार पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो लिवांट रीजन है वो क्या है। तो अब लिवांट रीजन क्या है, उसी प्रकार से कुछ और भी पूछ सकते हैं, किसी और एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मीना रीजन क्या है। तो मीना रीजन है मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ये सभी कंट्रीज़ हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार कि जो भी ये कंट्रीज़ हैं ये मीना रीजन के अंदर आते हैं, यानी कि मॉरिताना, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, ये सभी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ कौन कौन से हुए, लेबनान हुआ, पैलेस्टीन, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, जिबूती, तो ये अफ्रीका का कंट्री हो गया, फिर यमन, ओमान और यूएई, कतर। तो ये सभी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। तो इसको पूरे रीजन को मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ का रीजन यानी कि मीना रीजन कहा जाता है। तो दैट्स ऑल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इनको आप कवर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।